हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सेकंड लेक्चर करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, फिजिक्स क्लास 11 का। एंड आप सभी को जैसे कि पता है विश्वास बैच जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो इनकेस अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो विश्वास बैच की प्लेलिस्ट जो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम लोग सेकेंड लेक्चर में जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे कल मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के, जो कि आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन था और एक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हमने फर्स्ट लेक्चर में जो वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो आई होप आपको वेक्टर्स क्लियर हो गया होगा एंड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो। उसके मैंने आपसे बोला था कि एनसीईआरटी की रीडिंग आप जरूर करना एंड जो भी आपको बीच में एग्जांपल्स दिए हो वो आप जरूर सॉल्व करना। ठीक है। बाकी जो वर्कशीट होगी वो मैं आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में भेजूंगा। वहां अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बिकॉज जो भी नोट्स वगैरह होंगे एंड बाकी जो भी आपकी वर्कशीट वगैरह होंगी जिसमें क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, वो आपको सभी वहां पर मिलेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो कल जो हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में सारी चीजें कवर कर ली थी। आई होप वो लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये लेक्चर भी अच्छा लगे तो प्लीज इसको जरूर लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएससी पैरामेडिकल की कर रहे हो, सीवीटी की कर रहे हो, या एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप जो है किसी भी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे, तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। तो चाहे वो एम्स का नर्सिंग पैरामेडिकल हो या फिर आपका उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, या फिर किसी अदर स्टेट का हो, सभी जगह सिलेबस सेम है। ठीक है। तो आप इन लेक्चर्स को जरूर फॉलो कर सकते हो बिकॉज ये बैच जो है ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। तो आज जो है डेट है आपकी 4 फरवरी। तो मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ। तो ये 4 फरवरी 2024। तो यहाँ पर लेक्चर 2 हम लोग जो करने वाले हैं वो है मोशन इन अ प्लेन का, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे एंड दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो ये लेक्चर जो है अभी खत्म हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर इस लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है आज का जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो आपको लाइक फर्स्ट चैप्टर से भी रिलेट करेगा एंड यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन जो हम पढ़ते हैं, तो अगर हमें मोशन इन अ प्लेन एग्जैक्टली पढ़ना है तो उसके लिए हम लाइक अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का ही आपका एग्जाम्पल है। तो ये है कि इसमें आपको पोजीशन दी है पार्टिकल की, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। तो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल जो इसमें दी गई है वो वेक्टर के फॉर्म में दी गई है, जो कि आपको इस तरीके से दी है कि r इज इक्वल टू 3.0 टी आई कैप। ठीक है। प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है। प्लस 5.0 के कैप। ठीक है। ये आपको जो है इक्वेशन दी है, जहां पे आपका टी जो है टाइम इन सेकंड्स है एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रॉपर यूनिट फॉर आर टू बी इन मीटर्स। ठीक है। तो बाकी आर की जो भी यूनिट बनेगी वो यहाँ पर मीटर में बनेगी, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया वो ये बोला गया कि फाइंड फाइंड v इन टर्म्स ऑफ टी, इस तरीके से आपको बोला गया है, एंड एक्सेलरेशन a इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है। ऑफ द पार्टिकल, तो ये आपको ढूंढना है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये बोली है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी। ठीक है। एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है। मतलब ये आपको जो बोल रही है क्या क्या कह रहे हैं कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ठीक है। तो अभी जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था। मैंने आपको बताया था कि भाई आपको क्या है टी स्क्वायर के टर्म्स में या टी की पावर के टर्म्स में जो है क्या दी होती है, इक्वेशन दी होती है। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन इक्वेशन बोल सकते हो या आप इसको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोल सकते हो। तो उसी तरीके की आपको एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है, बस फर्क यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर आई जे और के लग गए हैं। वहां प्रीवियस चैप्टर में जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसमें सिर्फ टी के टर्म्स थे, यानी कि टी क्यूब दिख रहा था, टी स्क्वायर दिख रहा था, टी दिख रहा था, लेकिन आपको आई जे के नहीं दिख रहे थे। तो आई जे के अब इसलिए लग गए बिकॉज हम वेक्टर फॉर्म में इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये जो पोजीशन है वो 3.0 टी जो है वो आपका एक्स एक्सिस में चेंज हो रही है, और 2.0 टी स्क्वायर जो वो आपका वाई एक्सिस में चेंज हो रही है, और 5.0 जो है वो आपका
जेड एक्सिस में चेंज हो रही है। तो इतना इन्होंने दिया है और आपसे बोला है कि भाई वेलोसिटी आप निकालो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालो इन टर्म्स ऑफ टी। तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे कि भाई अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी पोजीशन की इक्वेशन से तो हम उसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हम करते हैं, ए में हम फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, वी इन टर्म्स ऑफ टी करना है। ठीक है, तो v इन टर्म्स ऑफ टी कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ये जो पोजीशन आपको दी है, मतलब पोजीशन वेक्टर जो आपको दिया हुआ है, अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमको क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है। बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको यहाँ पर दी हुई है, अगर आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी। तो कैसे मिलेगी, अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3.0, फिर टी, उसके बाद आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप। ठीक है, कितना हो गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो आई जे और के कैप है ये आपके साथ में ही चलते रहेंगे। ठीक है, इनमें कुछ भी चेंज नहीं होता, बाकी जो प्रोसेस होता है वो वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको अलग अलग कर देंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ, ये पहले वाले का एक्सप्रेशन, पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा 3.0 टी आई कैप, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2.0 टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5.0 के कैप। ऐसे कर लिया मैंने अलग अलग। अब क्या करेंगे, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकालेंगे मल्टीप्लाई में जो है वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर टी आपका वेरिएबल है 3, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये 0.0 बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0.0 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, और ये जो आई कैप है, आई कैप आप इसको अलग से बाहर लिख दोगे, क्योंकि आई कैप का कोई भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं होना। डिफरेंशिएट किसको करना है, हमने टी को करना है। बिकॉज यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो किस वाले टर्म को करेंगे, सिर्फ टी वाले को करेंगे, और बाकी सारी चीज को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, वो मैंने बाहर लिख लिया, और आई कैप जो वो आप बाद में लिख लो। बिकॉज आई कैप सिर्फ किसके लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन होता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जे कैप ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये आपका देखो 5 के कैप है, तो के कैप तो देखो डायरेक्शन के लिए, और डी बाई डी टी ऑफ 5 यानी कि कांस्टेंट, यहाँ पर कोई भी टी का टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 के कैप लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद जो है 3 हो गया, डी बाई डी टी ऑफ टी कितना होता है भाई, 1 के बराबर होता है, आई कैप एज इट इज रहेगा। 2 यहाँ हो गया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, 2 टी के बराबर होता है, और ये जे कैप एज इट इज रहेगा, प्लस 0 के कैप। आप 0 के कैप लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो वैल्यू 0 है। तो हम लाइक पूरा मतलब अच्छे से हमको दिखे कि आई जे और के तीनों दिखते रहे, इसलिए हम 0 के कैप भी लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 आई कैप हो गया, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और टी एज इट इज आएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, प्लस 0 के कैप आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारी आई है, ठीक है, ये आ गई हमारी वेलोसिटी की टाइम के टर्म्स में इक्वेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम टी, वो हमारी ये आ चुकी है। तो आपको जो यहाँ पर वेरिएबल टी दिख रहा है वो सिर्फ आपको एक ही जगह पे दिख रहा है, वो ये है। ठीक है, बाकी में नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये जो पूरी इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन आपको क्या देगी, टाइम देगी। अब ऊपर आपसे जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि भाई आपको एक्सेलरेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। तो इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। तो अगर देखो हमें एक्सेलरेशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है उसे क्या कर देते हैं, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन का जो है यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी टी ऑफ, किसे करेंगे हम, वेलोसिटी का जो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा क्या आया है एक्सप्रेशन आया, उसको क्या कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें एक्सेलरेशन का जो क्या मिल जाएगा, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम टी, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यही चीज हमें करनी है, तो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे, डी बाई डी टी ऑफ, अब वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी ये हमने अभी ये कैलकुलेट किया है, इसी की वैल्यू आपने यहाँ लिख देनी, जो कि है 3 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आप इसको क्या कर दोगे, अलग अलग कर दोगे। तो अलग अलग जब आप यहाँ पर इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 3 आई कैप, ठीक है, प्लस 4 टी, ठीक है, इसको डी बाई डी टी लिख देता हूं,
प्लस ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 4t जे कैप, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 0 के कैप। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद जो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो डी बाई डी टी ऑफ 3 होगा यहाँ पे सिर्फ, तो 3 का डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज टी का तो कोई टर्म है नहीं, तो ये क्या बचेगा, 0 आई कैप बचेगा। ठीक है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t जे कैप है, तो 4 तो आपका बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ टी बचेगा, जो कि 1 के बराबर होता है। तो ये 1 हो गया और ये हमने लिख दिया जे कैप, और डी बाई डी टी ऑफ 0 के कैप, भाई ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो 0 के कैप ही चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये आपका हो गया 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, तो ये जो है आपको एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम टी, वो आपको ये मिल गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पर जो एक्सप्रेशन आपका टाइम टी के रिस्पेक्ट में निकला है या टी के टर्म्स में निकला है, उसमें टाइम टी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। यानी कि अगर मान लो आप टाइम यहाँ पर 1 सेकंड रखो तब भी एक्सेलरेशन इतना ही रहेगा। ये कितने के बराबर है, 4 जे कैप के कैप के बराबर है। 4 जे कैप का मतलब क्या होता है कि 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है वो आपका वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, क्योंकि जे कैप का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम जे कैप यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाई एक्सिस डायरेक्शन में जो आपका एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो आपको ये बता रहा है। तो इसका मतलब है अगर आप टाइम कुछ भी रखो, क्योंकि टाइम का एक्सप्रेशन यहाँ टी कहीं पर दिख ही नहीं रहा, तो टी जब कोई दिख ही नहीं रहा तो टाइम आपका 0 हो, 50 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है। तो जब भी क्या होता है कि टाइम का जो वो फंक्शन है, अगर वो गायब हो जाए टाइम का एक्सप्रेशन, तो वो चीज क्या हो जाती है, वो उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे, ऊपर जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, इसमें हमारे पास एक टी ये वाला था। तो एक टी अगर ये वाला था, इसका मतलब है कि जब आप टाइम को इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा। अगर मान लो 0 रख रहे हो तो ये टी की जगह 0 रख दोगे। अगर मान लो टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड रख रहे हो तो टी की जगह 1 सेकंड रख दोगे। तो ये वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। तो ये उसका मतलब होता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था, बी वाला जो पार्ट था, वो ये था कि आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है वेलोसिटी का टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ये आपको निकालना था। तो वेलोसिटी एट टी टाइम का जो एक्सप्रेशन आया था हमारे पास, क्या आया था, ये आया था 3i प्लस 4t जे कैप, 3i प्लस 4t जे कैप प्लस 0 के कैप, ये आया था। अब हमें ये क्या निकालना है, 1 सेकंड पे निकालना है, तो t की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा प्लस 0 के कैप हो जाएगा। तो ये जो आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, 3i, 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 होता है, तो ये 4 जे कैप हो गया। तो वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 1 सेकंड जो है वो आपका क्या आ गया, 3i प्लस 4 जे कैप आ गया। और इसकी यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट के टर्म्स में अगर आप लिखो तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में, और 4 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में, आपकी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और मान लो कि आपसे ये बोला था ना कि भाई आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो भाई देखो, मैग्नीट्यूड इसका अगर आप निकालना चाहो, हमने कल ही सीखा था कि भाई किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो जो कि आई जे और के टर्म्स में दिया होता है, तो आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट कर देते हो। आई के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दो। अगर के साथ कोई टर्म होता है यहाँ पे, मान लो ये तो 0 था, तो अगर के साथ कुछ और होता तो प्लस उसका स्क्वायर कर देते। तो ये कितना हो जाएगा, √9 प्लस 16, यानी कि √25। तो हमें आंसर कितना मिल गया मैग्नीट्यूड का, 5 मीटर पर सेकंड मिल गया। ठीक है, और यहां पर जो अगर डायरेक्शन की बात करना चाहो, तो एक चीज और ध्यान रखो कि डायरेक्शन अगर आपको यहाँ पर निकालनी है, वैसे तो आप यहाँ पर डायरेक्शन समझ रहे हो कि भाई एक्स एक्सिस में इतना कंपोनेंट है, वाई एक्सिस में इतना कंपोनेंट है, लेकिन ओवरऑल जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो डायरेक्शन उसकी क्या होगी। तो अगर आपको यहाँ पर डायरेक्शन निकालनी होती है, तो थीटा जो होता है हमारा, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है भाई, जब भी आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस तरीके से बनाओगे, और मान लो ये हमारा आर कोई वेक्टर है, तो इसका परपेंडिकुलर का मतलब ये, यानी कि y वाला कंपोनेंट, और बेस का मतलब x वाला कंपोनेंट। तो आपको ये जो अल्फा या जो थीटा है, इसकी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर मान लो थीटा एंगल हम बोल रहे हैं तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी कि आपको जो है y वाला कंपोनेंट अपॉन x वाला कंपोनेंट करना पड़ता है। तो y वाला कंपोनेंट यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, तो 4 कर देंगे, और x वाला कंपोनेंट क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, तो ये 3 कर देंगे। तो यहाँ से जो थीटा की हमको वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स 4/3 मिल जाएगी।
तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आप जो है मोशन इन अ प्लेन जब आपको दिया हो तो उस केस में आप ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया होता है, फंक्शन जो दिया होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, और इसकी वैल्यू लगभग लगभग जो है 53 डिग्री होती है। अगर नहीं दी होगी, वैसे अगर दी होगी तो आप ये लिख दोगे, और नहीं दी होगी तो आप यहीं तक जो आंसर को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका बहुत अच्छा मतलब एग्जांपल था। इससे आपको काफी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुए होंगे। ठीक है, एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि लाइक जब भी आप कोई ऐसे मतलब अपने हाथ में बॉल उठाते हो एंड बॉल को आप क्या करते हो, दूर फेंकते हो हवा में। ठीक है, तो वो जो मोशन बनाता है किस टाइप का मोशन बनाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है। मान लो कि यहाँ पर कि ये कोई एक लड़का है एंड इसने अपने हाथ से एक बॉल को फेंका, एंड बॉल को कुछ इस तरीके से फेंका, तो ये बॉल जो है ऊपर जाके फिर इस तरीके से नीचे आके यहाँ पर ग्राउंड पर गिर गई। ठीक है, तो ये जो पाथ होता है इसे हम क्या कहते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, जो रास्ता इसने ट्रेवल किया है, ये वाला जो रास्ता है, गोल सा जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर बात क्या समझनी होती है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब हम इसको थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, तो हम ये बोलते हैं कि भाई सपोज हमारे पास ये इस तरीके का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जहां पे हमारे पास ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, हमने कहा कि भाई एक प्रोजेक्टाइल हमने फेंका कुछ इस तरीके से था, तो प्रोजेक्टाइल का इनिशियल पाथ हमने दिखा दिया कि प्रोजेक्टाइल का इनिशियल पाथ कुछ इस तरीके का था, और यहाँ पे हमने इसका जो एंगल माना है वो एंगल हमने यहाँ पर लिया कि थीटा, कि हमने जो प्रोजेक्टाइल फेंका, यानी कि हम कोई भी चीज फेंक रहे हैं, कोई बॉल फेंक रहे हैं, तो वो हम ग्राउंड से थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड से हम कितने एंगल पर फेंक रहे हैं, थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आप कह रहे हो कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यू के बराबर है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम यू वाला टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने कह दिया कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यू के बराबर है। तो क्या है, अगर हम इसका क्या निकालना चाहें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहें। अब मान लो कि मैं इस यू को इस तरीके से देखता हूं, मान लो ये मेरा यू है, और यू का मैं अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट देखूं और यू का मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपने समझना होगा। तो ये जो आपका ये वाला जो कंपोनेंट है, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये हम ऑलरेडी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि भाई अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई कोई भी वेक्टर आपके पास होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो जिसके साथ वो थीटा एंगल बना रहा होता है, तो वो वाला कंपोनेंट आपका उतना कॉस थीटा हो जाता है, और जिसके साथ वो थीटा एंगल नहीं बना रहा होता है, जिसके साथ थीटा नहीं आ रहा होता है, वो आपका यू साइन थीटा, यानी कि उतना कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसका कंपोनेंट कितना हो गया, यू साइन थीटा हो गया, यहां से लेके यहां तक जो भी है। और ये वाला जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्या हो गया, यू cos थीटा हो गया, बिकॉज थीटा जिसके साथ होता है उधर cos थीटा वाला कंपोनेंट आता है उस वेक्टर का, और जिधर थीटा साथ नहीं होता उसके उधर वाली साइड कौन सा आता है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है। ठीक है, अब क्या है, आपको दूसरी चीज यहाँ पर जो ध्यान रखनी है वो एक्सेलरेशन के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो आपको ये चीज समझनी होगी कि भाई ये जब इसके मतलब ये दो पार्ट्स हमने कर लिए, मतलब हमने कोई चीज फेंकी, मतलब इसकी जो वेलोसिटी, इसके दो पार्ट्स हो गए, एक आपका वर्टिकल वाला पार्ट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, जो कि यू साइन थीटा के बराबर है, और एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, जो कि यू कॉस थीटा के बराबर है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में यहां पर एक्सेलरेशन कोई भी नहीं लग रहा होता, उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो के बराबर होती है। और वर्टिकल की अगर हम यहाँ पर बात करें, ऐसे करें या ऐसे करें, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो कौन सा लग रहा होता है, स्मॉल जी लग रहा होता है, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कौन सा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन लग रहा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अर्थ की वजह से लग रहा है। क्योंकि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो उसकी आपने देखा होगा स्पीड कम होने लग जाती है। तो स्पीड कम इसलिए होती है बिकॉज अर्थ उसको अपनी तरफ नीचे खींच रही होती है, और पर्टिकुलर एक मैक्सिमम हाइट पर वो जाता है, एंड मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वापस क्या होता है, वो नीचे आने लग जाता है। जैसे मान लो ये इसकी मैक्सिमम हाइट थी, तो यहां से फिर क्या होगा, इस तरीके से नीचे आने लग जाएगा, तो नीचे आएगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। तो ऊपर जब जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो माइनस जी लग रहा होगा, और जब नीचे आ रहा है तब एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा, प्लस जी के बराबर लग रहा होगा। ठीक है,
तो अभी हम जैसे कि यही वाला अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई हमने ऊपर फेंका है, तो यही वाला सिनेरियो ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वो माइनस जी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि भाई एक्सेलरेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन जो मेरा एक्स वाली डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो मेरा जीरो के बराबर होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर जो वर्टिकल वाला पार्ट है, आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो मेरा माइनस जी के बराबर लग रहा है। अब माइनस जी क्यों लग रहा है? क्योंकि हम अभी इतना ही ऑब्जर्व कर रहे हैं आधे हिस्से के लिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका, अभी हम ये नहीं देख रहे कि ऊपर से वो नीचे भी आएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को फेंका और वो ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा होगा तो उसको एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, मतलब माइनस जी लग रहा होगा, तभी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होगी, और मैक्सिमम एक हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और फिर वहां से जब वो नीचे आना चालू करेगा ऑब्जेक्ट, तब उसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी, तब उस केस में प्लस जी काम करेगा। तो अभी यहाँ पर ए वाई इक्वल टू माइनस जी जो मैंने लिखा है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में माइनस जी एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को जो अभी कंसीडर कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, जिस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, जो उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करेगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे ले जाकर उसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा? जीरो को कर देगा, ठीक है, मतलब जीरो बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हो गया आपका, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, ये आपके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हो गए। अब अगर हम यहाँ पर ये देखना चाहें कि अगर इसकी जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो ये तो आपके एक्सेलरेशन के बारे में बात हो गई। अब दूसरी जो बात हमको करनी है वो इस बारे में करनी है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, ठीक है। तो देखो हमने क्या है, अभी जो ये कंसीडर किया था, हमने कहा कि भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो उसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा और वर्टिकल वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम t की बात करते हैं कि मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड, इसके बाद इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है या इसके बाद जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, तो वो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं? तो वो जो हो जाएगा हमारा, हम ये वाला एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था, ठीक है। और बल्कि v इक्वल टू यू प्लस, ये पढ़ा था ना हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कौन सी लग रही है? माइनस जी के बराबर लग रही है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? u इक्वल टू माइनस जी टी बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है उस कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो हम एट टाइम t पर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई जो वेलोसिटी है, मान लो कि पर्टिकुलर टाइम t पर v है मेरी वेलोसिटी, तो अगर हम x एक्सिस डायरेक्शन की बात करें तो मान लो vx वेलोसिटी है पर्टिकुलर टाइम t पर, तो वो कितने के बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी u माइनस, ये हो जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u cos थीटा थी, तो वो हो जाएगी आपकी u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा। अब यहाँ पर ये जो मतलब अगर हम यहाँ पर ये वाला लगाते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में g की वैल्यू तो जीरो है, तो g की वैल्यू जब जीरो है मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, तो ये gt वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है एट टाइम t पर, वो आपका u cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी उतनी, और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पर निकालोगे उसकी वेलोसिटी, तो वो आपको u cos थीटा मिलेगी। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वो हमारी कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है। तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल में वो कितनी थी? u cos थीटा, तो कितनी भी टाइम बाद आप देखोगे उसकी वेलोसिटी u cos थीटा के बराबर ही रहेगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम t पर यहाँ पर क्या निकालना चाहे, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई निकालना चाहिए, यानी कि वाई एक्सिस में या वाई डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी होगी, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी? u साइन थीटा है, ठीक है। तो ये आपने देखा भी ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो कितना था? u sin थीटा था, माइनस क्या हो जाएगा? gt हो जाएगा। अब माइनस gt क्या हुआ? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर है, और टाइम t की बात करें तो वो माइनस gt हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि पर्टिकुलर टाइम t की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा वेलोसिटी होती है, और वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा माइनस gt वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इतनी चीज आपने जो है और यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब तीसरी जो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है वो चीज ये है, ठीक है। तो तीसरी चीज यही है कि एक्स कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, एक्स कंपोनेंट
velocity remains constant throughout the journey ठीक है, और जो y कंपोनेंट होता है वो आपका कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है एंड y कंपोनेंट चेंजेस कंटिन्यूसली ठीक है, टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा लेकिन एक्स कंपोनेंट जो वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यहाँ पे कि एट मैक्सिमम हाइट ठीक है, अगर हम मैक्सिमम हाइट पे चले जाते हैं यानी कि जो हमने ऑब्जेक्ट फेंका वो एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर वहां से क्या होगा, वापस आना चालू होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे जब वो जाएगा तो वेलोसिटी जो होगी आपकी, फाइनल वेलोसिटी जो आपकी पर्टिकुलर वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, वो कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर जो थीटा एंगल बनता है, अगर सपोज हमें थीटा एंगल निकालना है तो थीटा की जो वैल्यू है यानी कि टेन थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन मतलब परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर वी वाई जीरो है तो ये जीरो हो गया ठीक है, जीरो अपॉन वी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है आपकी थीटा की जो वैल्यू है, अगर टेन थीटा की वैल्यू जीरो है इसका मतलब टेन इन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जीरो हो जाएगा। और इसका मतलब है कि ये मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो हो जाएगा ठीक है। तो इतनी चीज आप बस ध्यान रख लो। ओके, अब ये आपको पता ही है कि भाई टेन थीटा की वैल्यू जीरो कहां पर होती है, कौन से एंगल पे होती है ठीक है, तो 0 डिग्री पे होती है, तो थीटा वहां पर 0 डिग्री बन जाता है मैक्सिमम हाइट पे। तो ये जो है दो चार पॉइंट्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखने हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है जो कि इसी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, वो ये है कि जो पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल होता है उसकी इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये ध्यान रखना बस ठीक है, इसको याद कर लेना चाहें। अब ये निकलती कैसे उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, तो ये होती है आपकी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ठीक है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये इक्वेशन जो आपने ध्यान रखनी है, एक्स टेन थीटा ठीक है माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो इक्वेशन होती है आपको ध्यान रखनी, ये इक्वेशन बेसिकली पैराबोला की होती है ठीक है। पैराबोला बेसिकली ज्योमेट्री में एक फिगर होता है जो कि आपका प्रोजेक्टाइल जैसे बनता है, ऐसे करके या फिर ऐसे करके ठीक है, यही शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन होती है वो बेसिकली एक इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किसकी तरह उसकी शेप बनती है, पैराबोला की तरह बनती है। अब यहाँ पर दो तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखने हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है। तो यहाँ पर पहला है यहाँ पर कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब इसका मतलब क्या है कि जब आपने किसी चीज को ऊपर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ भेजा या फेंका तो क्या होगा, वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद भाई उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन उस पर्टिकुलर मतलब आपने मान लो यहां से कोई पत्थर फेंका और पत्थर ऐसे किया और पत्थर यहां पर ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, ये आपकी जो हाइट थी ये क्या थी, मैक्सिमम हाइट थी। और इसके बाद क्या हुआ, नीचे आना चालू करता है। तो ये जो यहां से लेके यहां तक गया है, इसमें जो टाइम आपका टी सपोज लगा है वो टाइम कितने के बराबर होता है, यानी कि टी फॉर मैक्सिमम हाइट कितना होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है ठीक है। तो टी फॉर मैक्सिमम हाइट जो होता है वो होता है आपका टी मैक्स ठीक है, टी एम लिख लो इसको ठीक है। तो टी एम जो है वो आपका होता है यू साइन थीटा बाय जी ठीक है। तो ये किसके लिए टाइम है, ये टाइम है आपका मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए पार्टिकल की। अब यहां पर दूसरा जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं टोटल टाइम ठीक है, इसे कहते हैं हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है कि कितनी देर उसने पूरी अपनी जर्नी करी ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि मान लो आपने इस तरीके से पत्थर फेंका, ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, तो इतने पूरे इस यहां से लेके यहां तक मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो गया है, इसमें टोटल अगर मान लो टी टाइम जो लगा है वो कैपिटल टी लगा है, तो वो टाइम कितना होगा।
अब आप एक चीज ये समझो कि ए से लेके मान लो अगर ये वाला सी पॉइंट था, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था क्या था, सी पॉइंट था, तो ए से लेके सी पॉइंट तक अभी हमने देखा कि भाई टाइम कितना लगा था, इतना लगा था, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई ए से जितना सी में जाने में लगा है उतना ही सी से बी में आने को लगेगा, यानी कि जितना यहां से यहां तक का टाइम टीएम था उतना ही टाइम यहां से यहां तक टीएम भी लगेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर हवा में फेंकते हो तो जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट ऊपर पहुंचने में लगता है उतना ही वापस नीचे ग्राउंड पे आने में लगता है। तो आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से समझ आ गया होगा कि भाई वो टाइम कितना हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। किसका दुगना? जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा था, जो कि यू साइन थीटा अपॉन जी के बराबर था, ठीक है। तो टोटल टाइम यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा? टोटल टाइम यहाँ पर हो जाएगा 2 × टी एम के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × यू साइन थीटा बाय जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको यहां पर कितना मिल गया? ये मिल गया कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल, जिस एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल या जो पार्टिकल है फेंका है, और उसका आप साइन कैलकुलेट कर लोगे, और जी की वैल्यू आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और यू क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको न्यूमेरिकल में दी होगी। तो ये हो गई आपकी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट, अगर आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यानी कि अगर मान लो आपने इस तरीके से कोई पार्टिकल फेंका, तो ये सबसे ऊपर जब पहुंच गया, जिसमें आपको टाइम कितना लग रहा था? स्मॉल टीएम लग रहा था, और उसके बाद क्या, वापस नीचे आना शुरू करेगा। तो ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट फाइनल पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। तो ए से सी तक जब ये गया, तो ये जो सी की मतलब सी की जो आपकी ग्राउंड से हाइट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, क्योंकि यही मैक्सिमम हाइट है, और उसके बाद क्या होता है? ये पार्टिकल नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैपिटल एच इज इक्वल टू यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। तो u आपको इनिशियल वेलोसिटी अगर दी है, उसका आप स्क्वायर कर दोगे, साइन थीटा पहले आप कैलकुलेट करोगे, मान लो इसको थीटा एंगल यहाँ पर थीटा एंगल से फेंका गया है, तो साइन थीटा आप उसका पहले कैलकुलेट करोगे, फिर उसका स्क्वायर निकालोगे। मान लो साइन थीटा आया, जैसे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया था, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। फिर आप इसका क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तब 3/4 यहाँ पर आप लिखोगे। इस तरीके से आपने ये करना होता है, ठीक है। और 2g का मतलब, जी का मतलब वही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्मॉल जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट। और उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट फॉर्मूला इसमें है, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आता है, जो है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसे आप रेंज भी कहते हो, ठीक है। यानी कि ये जो पार्टिकल आपका जा रहा है, मान लो आपने ये पार्टिकल इस तरीके से फेंका, ठीक है। इस तरीके से जब आपने इस पार्टिकल को यहाँ पे फेंका, तो ये ऐसे गया, फिर यहाँ इसने मैक्सिमम हाइट पर ही पहुंच गया, उसके बाद क्या हुआ? नीचे आना वापस से चालू हुआ। तो ये ए पॉइंट था, मान लो ये बी पॉइंट था, और ये इसका सी पॉइंट था बीच में, जहां ये मैक्सिमम हाइट तक है। तो अभी हमने ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो देख लिया, कैपिटल एच होता है। लेकिन यहाँ पर ए से लेके बी तक जो इसने पूरी दूरी तय करी है, यानी कि मैक्सिमम जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, इसे हम रेंज कहते हैं, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ए से लेके बी तक की जो दूरी होती है प्रोजेक्टाइल में, उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का, वो होता है आपका आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। अब ये साइन 2 थीटा का मतलब भी समझ लो। मान लो अगर ये थीटा इक्वल टू आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा इक्वल टू 45 अगर आपको दिया है, तो साइन 2 थीटा का मतलब होता है कि साइन 2 × 45, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 × 45 कितना होता है? 90 डिग्री हो जाता है। यानी कि जितना आपको थीटा दिया होगा, तो साइन 2 थीटा का मतलब कि थीटा का दुगना हो जाएगा, और उसका फिर आप साइन कैलकुलेट करोगे। तो इसका मतलब ये होता है बस। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूले समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्या क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ठीक है, या आपका मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गई, ठीक है। यहाँ ये मैंने कुछ चीजें बताई, ये भी आपको ध्यान रखनी है।
कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में आपका 0 होता है, वर्टिकल में -g के बराबर होता है। तो ये जो है ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। ठीक है, अब बस इस पे आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे 2-4, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरी जो चीज है वो यहाँ पर ध्यान के रखनी है कि आपसे एक क्वेश्चन जो है जनरली ऐसा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एट व्हाट एंगल रेंज इज मैक्सिमम। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली ये है, मान लो आप क्या है, आप मान लो 3 दोस्त हो। ठीक है, तो तीनों दोस्तों से ये बोला गया कि भाई आपको जो है आप तीनों जो हो बराबर ताकतवर हो। ठीक है, यानी कि आपसे बोला गया कि भाई इस पत्थर को उठा के फेंको। पत्थर का जो मास है वो तीनों को बराबर दिया गया। मान लो कि 100-100 ग्राम का पत्थर तीनों लोगों को दिया गया। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल ऐसे करके समझा देता हूँ। तो मान लो यहाँ पर एक लड़का ये है, ठीक है, एक लड़का ये है, और एक लड़का यहाँ पर ये वाला है। तो ए बी सी, मान लो आप ये 3 दोस्त हो, और आप तीनों को मैंने क्या दिया, मैंने आपको 100 ग्राम का एक पत्थर दिया, इसको भी 100 ग्राम का एक पत्थर दिया, और इसको भी 100 ग्राम का पत्थर दिया। और आपकी तीनों की जो ताकत है इस पत्थर को फेंकने की वो बराबर है। तो मैंने ये कह दिया कि भाई जितना आप फोर्स लगाओगे इस पत्थर को फेंकने में आप तीनों बराबर लगाओगे। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि भाई आप कितने एंगल पर फेंकोगे कि भाई जिसका मतलब जिससे क्या हो कि आपका पत्थर सबसे ज्यादा दूर जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर क्या बनेगा कि भाई आप जो है इस पत्थर को कितने एंगल पर फेंकोगे सो दैट कि ये पत्थर जो है सबसे ज्यादा दूर जाए। अब मान लो एक बंदे ने पत्थर को ऐसे फेंका, ऐसे, एक ने ऐसे करके फेंका, और एक ने ऐसे करके फेंका। ठीक है, तो ये अलग अलग एंगल बन गए। यहाँ पर ये थीटा एंगल इसका ये बन गया, इसका थीटा ये बन गया, और इसका थीटा ये बन गया। तो फर्स्ट वाले का थीटा बहुत ज्यादा है, सेकंड वाले का थीटा बहुत कम है, और थर्ड वाले का थीटा उनके बीच का है। तो थीटा से क्या होगा, इनकी रेंज अलग अलग हो जाएगी। समझ आ रही बात? जैसे मान लो ये सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले का जो है, मान लो सेकंड वाले का इसी तरीके से यहीं पर आकर खत्म हो गया। ठीक है, बी ये जो थर्ड थर्ड वाले ने भेजा यानी कि सी वाले ने फेंका, उसका इतना आगे गया, और फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाला का ऐसे गया। तो सबसे आगे पत्थर किसका गया, सी वाले का गया, जो कि यहां तक गया। ठीक है, तो अब ये किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। लेकिन कंडीशन आपको क्या दी है कि जो आप पत्थर फेंक रहे हो उसका मास तीनों का सेम रहना चाहिए, जितनी आप ताकत लगा रहे हो वो आप सेम रहनी चाहिए, यानी कि उनकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर थीटा जो है वो मतलब आपको बताना होता है कि भाई कितने थीटा एंगल पर जो है ये पत्थर की जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि पत्थर सबसे ज्यादा दूर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि आप किसी भी चीज को अगर आप 45 डिग्री पर फेंकते हो तो वो चीज जो है सबसे ज्यादा दूर जाकर के दिखती है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा का नाम सभी ने सुना है। ठीक है, एंड उन्होंने लाइक जो भी भाला फेंका था, ठीक है, जावलिन में, तो वो कोशिश यही करते हैं कि भाई उनका जो एंगल रहे वो क्या रहे, 45 डिग्री रहे, सो दैट कि जब वो जावलिन को थ्रो कर रहे होते हैं तो जावलिन सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरे, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी तभी क्या होगा, वो उस कंपटीशन को जीत पाएंगे। तो हर जावलिन वाले एथलीट की जो है टेंडेंसी ये रहती है कि भाई वो जो है जो भी जावलिन को फेंक रहे हैं वो 45 डिग्री के एंगल पर फेंके और पूरी ताकत से फेंके। आगे बात समझ में? तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से थीटा मतलब कौन से एंगल पे जो है आपका जो रेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आप लोग क्या समझते हो पहले ये देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर लिखा है ना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी जैसे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज करनी है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको वेलोसिटी चेंज करनी है तो आप वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैसे? एक तो पहली चीज ये कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मान लो मैं v वेलोसिटी से धक्का लगा रहा हूं जो कि आपकी 5 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका मैग्नीट्यूड और एक होती है आपका डायरेक्शन। और इनमें से कोई भी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी।
कहने का मतलब ये है, यानी कि अगर आप मैग्नीट्यूड बढ़ा दो 5 से आप 6 कर दो तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, मान लो पहले आप वेलोसिटी इधर को लगा रहे थे, आपने क्या करा, वेलोसिटी इधर को लगाना चालू कर दी, तो भी क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो मतलब वेलोसिटी, ओवरऑल जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या आप ऐसे कह सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट जो आपका बिल्कुल सीधे जा रहा था, आपने कुछ ऐसा फोर्स लगाया, मतलब इधर से भी एक ऐसा करके फोर्स लगाया कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि भाई अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना होता है, आप उसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या फिर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में बेसिकली होता क्या है, ये मान लो कोई एक सर्कल है, इस सर्कुलर मोशन में एक मतलब इस सर्कल में जो है एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये पार्टिकल जब यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होगा, पहले यहाँ होगा, फिर मान लो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरीके से बार बार इसकी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप सर्कुलर मोशन में क्या करते हो, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी दिखाना चाहते हो या वेलोसिटी शो करना चाहते हो, तो आप वो टेंजेंट से करते हो, इस तरीके से, इधर का टेंजेंट ये, इधर का टेंजेंट ये, इधर का टेंजेंट ये, ठीक है, इधर का टेंजेंट ये, इधर का टेंजेंट ये, इसके लिए टेंजेंट ऐसे बनाओगे, फिर ये टेंजेंट ऐसे बनाओगे, फिर ये टेंजेंट ऐसे बनाओगे। टेंजेंट क्या होता है वो भी थोड़ा सा समझ लो। मान लो अगर आपके पास एक सर्कल है और ये आपका सेंटर है, और सेंटर से आपने क्या बनाया, रेडियस बनाया, तो इस रेडियस के ठीक परपेंडिकुलर जो ये लाइन होती है, इसी को आप क्या कहते हो, टेंजेंट कहते हो। ठीक है, तो ये टेंजेंट से क्या करते हो, आप यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करते हो। मान लो इस सर्कल का मैं सेंटर ये मान लेता हूं, और मान लो मैंने रेडियस यहाँ पे ये मान ली, तो इसके जो परपेंडिकुलर यहाँ से जो लाइन जाएगी वो क्या दिखाएगी, मेरी वेलोसिटी को दिखाएगी, जो कि क्या है, टेंजेंट है। मान लो रेडियस जो है मैं इस वाले पॉइंट से मिला देता हूँ, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी जो कि एक टेंजेंट है, वो मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप काफी सारे मल्टीपल पॉइंट्स बना सकते हो जहां से आप टेंजेंट बना सकते हो। और टेंजेंट क्या दिखाता है, किसी भी सर्कुलर मोशन में, मतलब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी दिखाता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखाता है। तो आप ये चीज देख रहे होगे कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, यहां पर इधर है, यहां पर इधर है, यहां पर इधर है। और अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी की या तो डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि वहां पर ओवरऑल वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर कहीं पर भी वेलोसिटी चेंज हो किसी भी तरीके से, चाहे उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज होने के कारण, वहां पर एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो यहां पर क्या है, ये सर्कुलर मोशन जो है, यहां पर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो आपकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। डायरेक्शन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये कैसा मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, देयरफॉर इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको एक चीज यहां पर ये समझ लेनी चाहिए कि कोई भी आपको ऐसी बॉडी दिखती है जो सर्कल में मूव कर रही है, भले ही वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ही मूव कर रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बार बार क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। स्पीड का मतलब सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से दोनों से मतलब होता है। तो वेलोसिटी जब हम बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन जो है पार्टिकल की बार बार चेंज हो रही है। तो स्पीड भले ही कांस्टेंट रहे, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर बार बार चेंज हो रही है, जिस वजह से क्या आएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा। तो कहीं पर भी कोई भी सर्कुलर मोशन होगा, वो आपका कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। वहां पे आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मान लो आपकी स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो स्पीड बेसिकली होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही होता है। स्पीड जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड किसका होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको समझ यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लो ये कोई एक सर्कल है जिसमें मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एंड यहाँ पे मैंने इसका सेंटर ओ ले लिया है, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई पार्टिकल अभी यहाँ पर था।
मान लो पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर ए पर थी, अब कुछ टाइम यहाँ पर डेल्टा टी हो जाता है और पार्टिकल जो है वो आपका यहाँ बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ए टू बी मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है और क्लॉकवाइज ये होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव कर रहा है, पहले ए पर था, जब टाइम आपका क्या था यहाँ पर, टाइम टी इक्वल टू 0 था। ठीक है, और उसके बाद डेल्टा टाइम आपका, डेल्टा टी टाइम चेंज आया, मतलब टाइम में कुछ छोटा सा चेंज आया जो कि डेल्टा टी के बराबर है, और उस डेल्टा टी टाइम में जो है ये पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर गया। और ये जो है ये क्या है, ये रेडियस है, और ये भी आपकी क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स जो है वो समझने होते हैं। तो यहाँ पर ए से लेके बी तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया है उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये हम थीटा से डिनोट करते हैं, यानी कि ये वाला थीटा। आगे बात समझ में, तो मैं इसको कह देता हूं कि मान लो ये क्या है, डेल्टा थीटा है। थीटा में जो चेंज जो है वो कितना है, डेल्टा थीटा के बराबर है। आगे बात समझ में, तो डेल्टा थीटा जो है वो आपका क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, ये सर्कुलर मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में मान लो कोई पार्टिकल है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे पॉइंट ए पर था, और उसके बाद डेल्टा टी टाइम चेंज होता है तो वो बी पर पहुंच जाता है, और इतने में जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो किया, वो आपका कितने के बराबर है, डेल्टा थीटा के बराबर है। और टाइम यहां पर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, टोटल टाइम, जो आपको टोटल टाइम टेकन फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, टोटल टाइम टेकन फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा थीटा टाइम, मतलब डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए यहां पर जो टाइम लगा उस पार्टिकल को, वो कितना लगा, डेल्टा टी लगा। तो अब आप यहां पर एक नया टर्म निकाल सकते हो जो कि होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो हम सिंबल यहां पर इस्तेमाल करते हैं, वो उसे हम कहते हैं ओमेगा, जो कि डब्ल्यू जैसा दिखता है, लेकिन ऊपर से हम इसको थोड़ा सा और कर्व कर देते हैं, तो ये होता है ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। तो ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो वो आपका क्या हो गया, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हो गया। ओके, एंड अब आप मान लो यहां पर क्या निकालना चाहते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो। ठीक है, जिसे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि मैंने आपको बोला भाई कि कोई भी बॉडी अगर या कोई भी पार्टिकल जो है वो आपका सर्कुलर मोशन में होगा तो वो हमेशा एक्सेलरेशन में होगा। तो वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जिसे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हो या एंगुलर एक्सेलरेशन बोल सकते हो, तो वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और वो हो जाता है आपका ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, जहां पर आर क्या है, आर होता है आपका रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, जिस सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा होगा। ठीक है, और उसी तरीके से यहां पर जो है हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको काम आएंगे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो एक रिलेशन ये भी होता है कि जो ये एक्सेलरेशन है, मतलब एक रिलेशन ये होता है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई जब भी कोई पार्टिकल क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, तो उसके पास दो टाइप की वेलोसिटीज हो सकती हैं। एक तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, जो अभी आपने देखी, वो क्या होती है कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया जा रहा है डेल्टा टाइम टी में, मतलब डेल्टा टी टाइम में।
और ये जो आपकी कौन सी वेलोसिटी बोली मैंने, लीनियर वेलोसिटी, ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो ये पार्टिकल आ गया, तो यहाँ पर ये जो हम टेंजेंट से दिखा रहे थे v, इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी v कहते हैं। तो ये जो लीनियर वेलोसिटी v होता है और जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो आपका ये जो रिलेशन होता है वो होता है v इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा, जहां पे r क्या होता है, आपका रेडियस होता है। ठीक है, r क्या है, आपका रेडियस ऑफ सर्कल है। क्लियर है? तो ये कुछ फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। मैं इसको कैपिटल आर कर देता हूँ। कैपिटल आर क्या आपकी रेडियस ऑफ सर्कल है। तो एक तो ये v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। अब अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना चाहो, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अभी हमने देखी क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर आर होती थी। तो ये मैंने लिखी यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और यहां से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी हो जाएगी, v बाय आर हो जाएगी। तो ओमेगा की जगह अगर मैं ये v बाय आर रख दूं और इसका स्क्वायर कर दूं और फिर मल्टीप्लाई कर दूं r से, तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो जाएगा। एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर बाय आर मिल जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो वो आपका v स्क्वायर बाय आर के बराबर भी होता है। ठीक है, और यहीं से आप अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है भाई, जो सेंटर की तरफ होता है। यानी कि अगर ये पार्टिकल जो है वो घूम रहा है आपका सर्कुलर पाथ में, कोई भी पार्टिकल ही मूव कर रहा है ए से बी तक, तो यहां पर क्या होता है, सेंटर की तरफ क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है। सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा होता है, सेंटर की तरफ वो पार्टिकल खींच रहा होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एफ सी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो मास अगर मान लो आपको पार्टिकल का एम दिया हुआ है और ये आपका अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू अभी आपने देखी क्या थी, वी स्क्वायर बाय आर थी। तो ये वी स्क्वायर बाय आर इसको लिख सकते हो। तो इस तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाता है, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर आ जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से आप चाहो तो अल्फा ये वाला भी लिख सकते हो, जो आपने ये देखा था ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। एफ सी की एक और फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का ये वाला भी होता है, या एम आर ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो उसको। ठीक है, अब एक दो इंपॉर्टेंट और चीजें हैं, वो है आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने लगा रहा है पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम का मतलब कि जैसे एक सेकंड की बात कर रहे हैं, तो एक सेकंड में वो पार्टिकल कितने पूरे चक्कर कंप्लीट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। और न्यू आपका वी जैसा बनता है, वी का एक जो ये लेग है इसको थोड़ा ऊपर से कर्व बना देते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया आपका न्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। ठीक है, तो न्यू से हम डिनोट करते हैं। और टाइम पीरियड एक क्वांटिटी होती है यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है टोटल टाइम, टोटल टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। यानी कि एक पूरा चक्कर अगर ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में लगाता है, तो उसको जितना टाइम लगे, मान लो 4 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, 0.1 सेकंड लगे, जितना भी लग रहा है उतने टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो रिलेशन ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये जो न्यू होता है वो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t के बराबर होता है। ठीक है, तो न्यू जो है वो आपका क्या होता है, 1/t के बराबर होता है। ओके, और यहां से आप जो है एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो, वो ये कि अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि भाई एक कोई पार्टिकल है, उसने पूरा चक्कर एक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो पूरा चक्कर अगर वो कंप्लीट कर लेता है, इसका मतलब, ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक फिर से सर्कल बना दिया, और इस सर्कल का पूरा चक्कर कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, यहां लिख भी देता हूं, फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। यानी कि एक पूरा चक्कर अगर पार्टिकल लगाता है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन करता है, तो उस केस में जो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 360 डिग्री। क्योंकि पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री।
और अगर आप इसको क्या करते हो, रेडियंस में कन्वर्ट करते हो, बिकॉज हमें जो यहाँ पर यूनिट लेनी होती है वो ऐसा यूनिट लेनी होती है एंगल की, तो ऐसा यूनिट जो एंगल की होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। तो आपको एक चीज मैं यहाँ पर और बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको डिग्री को आपने किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो आप हमेशा क्या कर देना, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और मान लो अगर आपको रेडियन को आपने किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को सपोज आपने कन्वर्ट करना हो डिग्रीज में, तो आप जो है उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो मेरे पास 360 डिग्री, अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो मैं इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 180 से 2 टाइम्स से जाएगा 360, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 पाई आ गया। तो टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी यहाँ पर कितनी हो गई, 2 पाई के बराबर हो गई, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि भाई एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वो कितना था, कैपिटल टी के बराबर था, ठीक है, कैपिटल टी के बराबर था। तो यहां पर अगर हम इस चीज के लिए ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा यानी कि 1 रिवोल्यूशन के लिए निकालते हैं, तो ओमेगा क्या होता है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन अपॉन टोटल टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा टोटल कितना है, 2 पाई है, ठीक है। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टोटल टाइम कितना, कैपिटल टी है, तो ये कैपिटल टी हो गया। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला भी बन जाता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, लेकिन किसके लिए, फॉर 1 रिवोल्यूशन या 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि जब कोई पार्टिकल एक पूरा चक्कर लगा रहा होगा किसी सर्कुलर पाथ में, ठीक है। और अभी हमने एक चीज ये पढ़ी कि भाई 1/t जो है वो आपका किसके बराबर होता है, न्यू के बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ओमेगा वाला, ये आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 2 पाई न्यू के बराबर, क्योंकि 1/t जो है वो आपका किसके बराबर होता है, न्यू के बराबर होता है, बस, ठीक है। इतना ही है सर्कुलर मोशन में, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चंस कर लोगे आप खुद से, तो आपको सारे और जितने कॉन्सेप्ट्स हैं इसके क्लियर हो जाएंगे। तो इतनी चीज जो है वो आपको यहाँ पर समझनी थी सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि नेक्स्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बता देना। एंड अभी जो है मैं इसकी भी वर्कशीट आपको ग्रुप में ही भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लो, ओके। तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। आई होप ये लेक्चर अच्छा रहा होगा, तो जो भी आपके रिव्यूज वगैरह हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।